अखिलेश दास जी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और इनके पिताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अभी तक भी उत्तर प्रदेश में उनका नाम यूपीए 1 में ये स्टील था ना, स्टील मिनिस्टर थे और कुछ कारणों से ये कुछ अरसे के लिए कांग्रेस से बाहर चले गए, लेकिन चूंकि पूरा खानदान कांग्रेसी रहा है और हमेशा कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, कांग्रेस की फिलॉसफी, कांग्रेस की पॉलिसीज, कांग्रेस के नेतृत्व को मानते रहे हैं, तो आज इन्होंने दोबारा कांग्रेस में आने का फैसला किया, निर्णय लिया। हम इसका ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वागत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके कांग्रेस में आने से कांग्रेस को बल मिलेगा, कांग्रेस को फायदा मिलेगा और विशेष रूप से बिजनेस कम्युनिटी जिसको ये बिलोंग करते हैं और डिमोनेटाइजेशन के बाद जो रोष और आक्रोश बाकी लोगों के अलावा जो बिजनेस कम्युनिटी में है, उस कम्युनिटी को कांग्रेस में लाने का प्रयास करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर इनका स्वागत करता हूं और पुनः इनसे अपील करता हूं कि तुरंत अब मैदान जंग में है और तलवार पकड़ें और जंग में शामिल हो जाएं, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को विजय बनाने के लिए। कुछ कहना है? साथियों, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज मैं अपने घर, अपने मंदिर, पवित्र मंदिर में वापस आ रहा हूं। मेरा सौभाग्य है कि इस अवसर पर हमारे परम सम्मानित श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब और खड़के साहब जी के सानिध्य में और परम श्रद्धेय श्रीमती सोनिया गांधी जी तथा आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व एवं सहमति से मुझे अपने घर वापस आने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, मैं सार्वजनिक रूप से अपनी भूल स्वीकार करता हूं कि इस पवित्र घर को मैं छोड़कर ही क्यों गया। आज जब मैं अपने घर वापस आया हूं तो इस ईमानदारी और संकल्प के साथ आया हूं कि जीवन भर अपने आदरणीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के हाथ को और मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरा यह भी संकल्प है कि वर्ष 2019 में आदरणीय राहुल गांधी जी अवश्य देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश तभी विकास की पटरी पर वापस आएगा। आज जो देश में हालात हैं, खास तौर से नोटबंदी के बाद, तो छोटा से लेके बड़ा व्यापारी तक कोई ऐसा बिजनेस कम्युनिटी में नहीं है जिन्होंने कल तक बड़े हाल बाल से भाजपा को गद्दी में बैठाया था। बार बार उसको बेईमान कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसके खून में ही बेईमानी है। आज व्यापारी पूरी ताकत से जुटा है कि किस तरीके से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश और आने वाले 5 चुनाव के अंदर जो 5 राज्यों में हो रहे हैं, पूरी ताकत से कांग्रेस के नेतृत्व में और माननीय राहुल जी के नेतृत्व में और श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे। और इतना ही नहीं, चाहे आज मजदूर हो, किसान हो, छोटा व्यवसायी हो, आम आदमी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब को ये विश्वास दिलाता हूं कि उनके आदेशानुसार एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में अपना पूरा योगदान देते हुए उत्तर प्रदेश में एक बार फिर हम इस चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराएंगे। मैं अपने सभी साथियों सहित इस महान कांग्रेस पार्टी और आदरणीय सोनिया गांधी जी एवं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
चलिए, आज यूपी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ना। यूपी के मामले में आज खाली इनको ज्वाइन करना था, और इसके बाद हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है दोनों की आज के दिन, वो पार्लियामेंट से संबंधित है। पार्लियामेंट आज शुरू हुई और कल ऑल पार्टी मीटिंग सरकार ने बुलाई थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी आए थे। हमने अपनी पार्टी की तरफ से बताया है और उसका समर्थन सभी विपक्षी दलों ने किया है कि 1.5 महीने के बाद मार्च में जब दोबारा सेशन शुरू होगा तो उस वक्त असली आर पार्टी की मीटिंग बुलानी चाहिए, क्योंकि आज सबको मालूम है 10 दिन का सेशन है और उस दिन में, और इन 10 दिनों में 5 दिन तो कोई काम होना नहीं है। आज के दिन भी राष्ट्रपति जी ने संबोधित किया, उसके बाद छुट्टी हुई। कल बजट होगा पेश, उसके बाद छुट्टी होगी। 2 दिन गए और फिर फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, और फ्राइडे कोई क्वेश्चन आवर के अलावा सिर्फ प्राइवेट मेंबर बिल होता, कोई काम नहीं होता। तो 5 दिन चले गए, सिर्फ 5 दिन है, और 5 दिन में से 3 दिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी और 3 दिन बजट पर होगी। तो इसलिए कोई खास मुद्दों पर, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन पे चर्चा नहीं हो पाएगी। अलबत्ता हमने 2 चीजों के लिए कहा है कि अगर समय निकाल सके सरकार, तो 2 मुद्दों में से एक मुद्दे पर कम से कम चर्चा होनी चाहिए, जो बॉर्डर पे जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से मिलिटेंटों की तरफ से जो गतिविधियां बढ़ी हुई हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। और जिस तरह से हमारे सिविलियन, तो बहुत सारे लोग, सैकड़ों मारे गए पिछले साल, लेकिन इधर 2-3 महीने से, 4 महीने से जिस तरह से हमारे फौजी मारे जा रहे हैं आतंकवादियों के हाथ या पाकिस्तान की फौज के हाथों बॉर्डर पे, या जो बर्फ की वजह से तकरीबन 20 जानें अभी तक चली गई हैं कुछ दिनों में ही, ये बहुत चिंता का विषय है। इस पे चर्चा होनी चाहिए और डिमोनेटाइजेशन पे चर्चा होनी चाहिए। अभी सरकार ने इन दोनों मांगों को नहीं स्वीकार किया है। हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार इनमें से किसी न किसी एक मांग को पूरा करेगी। अगर नहीं करेंगी तो हम अपने जो अभिभाषण होगा, उस पर जो चर्चा होगी, उस पर जरूर इन बातों का उल्लेख करेंगे। आज 2 मुद्दों पर मैं और मेरे कुलीग, हमारे जो नेता हैं लोकसभा पे और लोकसभा के, उन्होंने हमने 2 बातों पर चर्चा करनी है। एक तो राष्ट्रपति जी का, माननीय राष्ट्रपति जी का भाषण था। सब जानते हैं कि वो सरकार का भाषण है, राष्ट्रपति तो खाली पढ़ते हैं उसको, ये कैबिनेट इसको अप्रूव करती है, बनाती भी सरकार ही है। तो इसकी निंदा, राष्ट्रपति जी की निंदा नहीं होती है। अगर इसकी निंदा करो, इसमें कमियां ढूंढो, तो वो सरकार की कमियां होती हैं, सरकार की निंदा होती है। उस पर चर्चा करनी है। और दूसरी, इकोनॉमिक सर्वे जो पेश की गई, उसको तो अभी हम पढ़ नहीं पाए ठीक तरह से, लेकिन ऊपर ऊपर से सरसरी जो देखा है, उस पर भी कुछ टिप्पणी करना चाहें। जहां राष्ट्रपति जी के भाषण में सरकार ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्लोगन दिया था प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, जब वो कैंडिडेट थे। वो तो वोट लेने के लिए ये स्लोगन था, लेकिन
सरकार बनने के बाद उन्होंने बिल्कुल इसका उल्ट किया। उसके बाद उन्होंने आरएसएस का साथ और बीजेपी का विकास, इस पर अमल किया। न किसान खुश है, न मजदूर खुश है, न युवक खुश है, न हमारे समाज के किसी वर्ग के लोग खुश। किसानों के साथ वादा किया गया था कि उनका जितना भी पैसा लगता है अनाज पैदा करने के लिए, जिसमें बीज हो, खाद हो, पेस्टिसाइड हो, ट्रैक्टर हो, बिजली कुएं से निकालने के लिए लगी हो, मजदूरी हो, ये जितनी भी लागत है ये उनको दी जाएगी और उसके ऊपर 50% और मुनाफा होगा। लेकिन ये सरासर झूठा वादा साबित हुआ। किसान परेशान हुआ। 45% किसानों की हत्याएं बढ़ गई। बीजेपी के आत्मदाह जो उन्होंने किया, उन्होंने जो खुदकशी की, वो बढ़ गई इस पिछले 1 साल बीजेपी के शासन। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था 72 करोड़, इन्होंने तो 72 रुपए भी किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। 72,000 करोड़ हमने किया था, इन्होंने 72 करोड़ भी नहीं किए। तो ये किसानों के साथ भी जो वादा था या उनका साथ था, वो सिर्फ वोट लेने के लिए था। युवकों को और युवतियों के साथ वादा किया गया था कि 5 साल में 10 करोड़ जॉब दिए जाएंगे, हर साल 2 करोड़। वो वादा भी झूठा निकला। कुछ 1-1.5 लाख लोगों को जॉब मिला होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। समाज के हर एक वर्ग अपने आप को निगलेक्टेड महसूस करते हैं। तो मैं सोचता हूं दलित जो है उनका बजट कम कर दिया, तो सबका साथ किसका हुआ? किसान जो है अन्नदाता है, उसका साथ नहीं। करोड़ों युवक और युवतियां हैं जिनको रोजगार चाहिए, उनका साथ नहीं। दलित का साथ नहीं, अल्पसंख्यक का साथ नहीं। समाज के जो दूसरे हुए पिछड़े हुए वर्ग हैं उसका उत्थान करने में ये सफल असफल होगी, वो साथ नहीं। तो अल्टीमेटली साथ और विकास आरएसएस और बीजेपी का ही हुआ ना। ये अगर पहले ही कहा होता इलेक्शन के दौरान, तो शायद अपना वोट इस देश के लोग बचा के रखते दूसरी पार्टियों के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट इस सरकार के वक्त में बहुत बढ़ गई। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में कहा गया, फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे द हाईएस्ट एवर कैपिटल outlay ऑफ 1.21 लाख करोड़ हैज बीन प्रोवाइडेड। लेकिन मैं कहता हूं कि जितना इस 1 साल में और पिछले 2 महीनों जितने रेलवे एक्सीडेंट हुए हैं छोटे से अरसे में, और जितने फेटल एक्सीडेंट हुए और जितने पैसेंजर्स मरे, इतने शायद थोड़े से समय में कभी नहीं मरे। तो ये खाली हाथी के दांत हैं पैसे गिनने के, लेकिन जमीन पे रेलवे सेफ्टी नाम की कोई चीज नहीं है और पैसेंजर अपने आप को अनसेफ महसूस करता है। सरकार ने
अपने वक्तव्य में राष्ट्रपति जी का है, उसमें कहा है इंक्रीज इन सीज फायर वायलेशन, और ये कहा कि ये चिंता का विषय, और उसके लिए समाधान नहीं बताया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछता हूं कि आपने आधा इलेक्शन तो जम्मू कश्मीर पर ही लड़ा था। आपने बताया था कि उधर से घुसपैठिए आते हैं, यहां कुछ नहीं है, हमारी सरकार कमजोर है। हमें कहा था कि डूब मरो डूब मरो, कुछ कर नहीं रहे हो। लेकिन ये 2 साल में जितने हमारी फौजी मरे हैं और जितने सीज फायर वायलेशन इन 2 साल में हुए हैं, इतने पूरे 10 साल में नहीं हुए थे। और खाली चिंता का विषय है, ये जवाब नहीं है। सवाल है कि हुआ क्या। सरकार ने कहा था कि सीज फायर वायलेशन हुई, हमारी पार्टी ने पूरा समर्थन दिया, आज भी हम उसको समर्थन देते हैं। पूरी विपक्ष ने सीज फायर वायलेशन, सीज फायर नहीं, ये जो हमारा सर्जिकल स्ट्राइक, माफ कीजिएगा वो पहला गलत, हमें सीज फायर वायलेशन को अपने सर्जिकल स्ट्राइक में बदल गया। सर्जिकल स्ट्राइक जो सरकार ने कहा था, पूरी विपक्ष ने, कांग्रेस ने भी सर्जिकल स्ट्राइक की हिमायत की। सरकार के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स का समर्थन दिया और हमने सीज फायर वायलेशन की निंदा की। हर मोड़ पर हमने सीज फायर वायलेशन की, पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर वायलेशन हुई उसकी हमने निंदा की है। और हम सरकार के साथ मिलकर, लड़कर, झगड़कर, चाहे हमारा कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई सरकार के साथ हो, लेकिन सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से जो वायलेशन होती है इंटरनेशनल बॉर्डर पे या नेशनल बॉर्डर पे, हम सरकार के साथ उस सीज फायर वायलेशन को खत्म करने के लिए खड़े रहेंगे। और अगर सर्जिकल स्ट्राइक्स जो पीछे हुई हैं या आगे होंगी, उनके लिए भी हम सरकार का पूरा समर्थन देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में लोकतंत्र में हमको भी ये पूरा हक है ये पूछने की बात कि क्या वजह है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद भी ज्यादा सीज फायर वायलेशन हो रही है। ये हमारी समझ से बाहर, ये 2 कंट्रडिक्शन है। ये कंट्रडिक्शन भी सरकार को स्पष्ट करने चाहिए। बहरहाल जहां तक भी पाकिस्तान का मुद्दा है या जो भी भारत के खिलाफ हैं, उसमें हम और हमारी पार्टी सरकार के साथ बराबर खड़ी रहेगी। कैजुअलिटीज बढ़ गई हैं, एवलांचेस में सोल्जर्स मरे जा रहे हैं, उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, किस तरह से उनके लिए पक्की जगहें बननी चाहिए कि दोबारा एवलांचेस से हमारे सोल्जर्स को कोई नुकसान ना हो। डिमोनेटाइजेशन के बारे में आज फिर माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण में डिमोनेटाइजेशन के बारे में बहुत चर्चा हुई और फिर दोबारा उसी चीज का उल्लेख किया गया है कि काउंटरफीट की वजह से, ब्लैक मनी की वजह से, मिलिटेंसी को रोकने की वजह से ये लाया गया था। लेकिन तीनों चीजें, जैसे हमने बार बार कहा है कि जो सरकार ने बताया था वो गलत साबित हुआ। जितना पैसा बाहर था तकरीबन सब वापस आया। अब वापस जब आया तो ब्लैक मनी कहाँ गया, फिर ब्लैक मनी कहाँ था,
और अगर काउंटरफीट था तो पिछले 10-15 दिनों की तो बात छोड़िए, लेकिन परसों का इंडियन एक्सप्रेस देखिए, दिल्ली का 18 लाख नकली लोग तो नोट तो नए नोट तो यहीं पकड़े गए। 18 लाख एक व्यक्ति से पकड़े गए नकली नए नोट। तो कहां काउंटरफीट कहां खत्म हो गया। फिर ये कहते हैं कि अब इसके बाद आतंकवाद हो गया। आतंकवादियों से भी जो पकड़े गए उनसे भी नए नोट निकले। तो जो देश को बताया गया था डिमोनेटाइजेशन के बारे में, वो तमाम तथ्य गलत निकले। और ऊपर से 15 से 25 हजार करोड़ जो लागत आई, जो खर्चा आया पुराने नोटों को के बजाय उनके बदले में नए नोट लाना, उसमें जो 15-20 हजार करोड़ आया, उसका ऊपर से नुकसान केंद्रीय सरकार का हुआ, जनता का हुआ। ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे जो आज आया है उसको अभी अच्छी तरह से नहीं पढ़े हम, लेकिन 2-3 चीज़ें आई हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो है वो कम हुआ, 7 से 7.4 2015-16 में था, वो 7.4 से घटकर 5.2% हो गया है 16-17 में। और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बताया गया है तो 34.8%, with union excise duties growing by about 68% and direct taxes by 10%. लेकिन हमारा कहना है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो इंक्रीज हुआ उसका सबसे ज़्यादा कारण है जो ड्यूटी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से और पेट्रोलियम प्राइस में जो हाइक की है, वो उसी के कारण है, जो कि वो पास ऑन नहीं करते हैं लोगों को। तो उस पर जो वो टैक्स लगाते हैं और ड्यूटी लगाते हैं, ड्यूटीज़ की वजह से वो है, वरना कोई ऐसा काम सरकार ने नहीं किया है। और इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी दिखाया है कि ये जो जीडीपी प्रोजेक्शन थी वो 7 पॉइंट कुछ थी, 6.5 होगी। और आईएमएफ ने भी जीडीपी ग्रोथ की जो रेट प्रोजेक्शन थी उसने भी 7.6 से लेकर 6.6 बताया। तो इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारी चीज़ें कल तक आएंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये जो वर्ष रहा है पिछला, ये कोई भारत की आर्थिक इकोनॉमी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए और बॉर्डर के लिए और आम जनता के लिए कोई इस सरकार के नेतृत्व में अच्छा नहीं रहा है। और माफ़ कीजिए, एक दफ़ा वो मैं सभी साथियों से कहूँगा उसको करेक्ट करिए, जो सर्जिकल स्ट्राइक और इन्फिल्ट्रेशन के बारे में एक आध जगह वो गलत हुआ। सबको मेरा नमस्कार। अभी जो गुलाम नबी आज़ाद जी आपके सामने सारे विषय रखे हैं, फिर मैं वही रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पार्लियामेंट में हमें ये तय किया है, हमने ये तय किया है कि जैसा कि आज़ाद साहब ने कहा, एक तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस के ऊपर चर्चा, दूसरा जनरल बजट, ये दो तो एज यूजुअल हमको करना पड़ता है। उसके लिए कल जब स्पीकर के सामने मीटिंग हुई तो उसमें भी हमने इस चीज़ों को रखा, लेकिन 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने उनसे अर्ज किया है। एक तो डिमोनेटाइजेशन एंड ऑर्डिनेंस ऑन डिमोनेटाइजेशन एज ए मनी बिल, इनके पास जो राज्यसभा में उसको एक मनी बिल के तौर पर किया था, तो उसके ऊपर चर्चा। और दूसरा ऑटोनॉमी ऑफ इंस्टीट्यूशंस,
जो आरबीआई इंस्टीट्यूशंस को डिग्रेड किया जा रहा है, उसकी ऑटोनॉमी छीनी जा रही है। उसी ढंग से सीबीआई की अपॉइंटमेंट भी ठीक ढंग से प्रोसीजर के तहत और क्राइटेरिया के तहत जो होना था उसको भी उन्होंने नहीं किया। फिर नीति आयोग में भी ज़्यादा से ज़्यादा, जो पहले प्लानिंग कमीशन था, तो उस प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग जो बनाया गया, वो नीति आयोग में भी जो राज्य के जितने भी समस्याएं होते हैं, उन समस्याओं को हल करने में वो पीछे हट गए हैं। तो उसके बारे में भी हम ये चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस के ऑटोनॉमी को जो रोज़ इसका इरोजन हो रहा है, इसको भी चर्चा में लेने के लिए हमने कहा। और तीसरी, सीज फायर वायलेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड टेरर अटैक्स, इसके बारे में भी हम चर्चा चाहते हैं। तो ये 5 चीज़ों पर हमने तय किया है कि समय के अनुसार अगर 1 घंटा 2 घंटा लेट भी अगर हाउस चले तो इन चीज़ों को भी चर्चा में लेना चाहिए, ताकि बाहर जनता ये देख रही है कि डिमोनेटाइजेशन के बारे में क्या चर्चा होगी, सरकार किस ढंग से इसको अपना उत्तर देगी, लोगों की परेशानी किस ढंग से कम हो जाएगी। ये सारी चीज़ें लोगों की इन पर ध्यान है, अपेक्षा भी है। तो इन चीज़ों पे हम एक केंद्रीकृत करके उनके सामने रखे हैं। वो बिजनेस एडवाइजरी में किन किन चीज़ों पे मानते हैं वो देखना है। और आज जो प्रेसिडेंट के स्पीच के बारे में बड़े डिटेल के साथ उन्होंने आज़ाद साहब जी ने बताया, और मैं पूरा समर्थन करता हूँ, अपने आप को उन मुद्दों से जोड़ता हूँ, तो वो हमारा भी ख्याल वही है। लेकिन 1 2 3 चीज़ें मैं इसमें से बताना चाहता हूँ जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एड्रेस है। उसमें मैंने देखा कम से कम इसमें जो 20 पेज का मोर और लेस उनका जो ये है अभिभाषण है, तो इस भाषण में आधे से ज़्यादा जो पहले 2 साल में बोलते हुए आए थे वही उसमें है, और आधे जो है नए चीज़ों को जोड़कर उन्होंने रखा है, कहा है। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं, स्किल डेवलपमेंट कोई नई चीज़ नहीं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में उन्होंने तो पहले कहा था हर साल 2 करोड़ हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, तो आज 77,000 सिर्फ उन्होंने 77 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किए हैं। तो जिस जगह 5 करोड़ करना था उस जगह 77 लाख। तो ऐसे बहुत से चीज़ें हैं, 1.7 लाख। तो ये, और उन्होंने डिक्शनरी के एक शब्द भी नहीं छोड़े। गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, किसान, श्रमिक एंड युवाओं, ये शब्द पूरे डालकर अपने सरकार के भाषण को, यानी अध्यक्ष के भाषण को इतना बोझा बना दिया है कि डिक्शनरी में जितने भी शब्द गरीबों के बारे में थे वो पूरे डाल दिए, लेकिन कोई कार्यक्रम नहीं है। क्योंकि नरेगा में बोले कि सबसे ज़्यादा पैसा हमने दिया, लेकिन आज आपको मालूम है नरेगा में वेजेस बढ़ गए हैं। पहले जो यूपी के ज़माने में अगर 100 रुपये वेजेस थे या 110 रुपये था, तो आज 250 रुपये है। अगर उस वक्त 30,000 करोड़ रुपए रखा गया तो आज के दिन में 60,000 करोड़ रखा तो ही ज़्यादा होगा। तो वो उन्होंने 39,000 रख के ये कहा कि हम सबसे ज़्यादा दिए, यानी फिगर से बताने से, ये फिजिकल जो उनकी टारगेट है इसको बताने के बजाय
वो अगर आर्थिक जो उनका टारगेट है, इकोनॉमिक टारगेट है, इसको बताने के बजाय फिजिकल टारगेट बताए, कितने दिन, कितने मैंडेज उन्होंने काम करवाया, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए बहुत से चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सब पुरानी चीज़ें उन्होंने रखी है, और कोई इसमें विकास का मुद्दा नहीं उन्होंने कहा। और अब कल भी यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हमारे पार्टी की ओर से, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और चिदम्बरम साहब, और अभी आज़ाद साहब ने भी ये बताया, ग्रोथ जीडीपी भी कम हो रही है। सिर्फ हम ही नहीं बोल रहे कि वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट भी बोल रहे हैं, और उन्होंने भी ये कहा कि 7.5 का 6% हो रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है उन्होंने। लेकिन वो दिन जाएंगे जैसे जैसे, वो फिर मानेंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता, इतना ही कहूँगा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, किसान परेशान है। और उन्होंने ये कहा, मेरे और एक हंसी आती है कि खरीफ में और रबी सीजन में सोइंग ज़्यादा हो गई। सोइंग हो गई है भाई, टाइम पे अगर बारिश नहीं आई तो फसल कहाँ से आएगी? आपने क्षेत्र बताया, इतने क्षेत्र में सोइंग हो गई है, डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट नहीं हुआ। इफेक्ट हुआ है, किसान कहते हैं, किसान परेशान हैं, लोग हैरान हैं, इसके बावजूद भी इसकी चिंता उनको नहीं है। तो कम से कम सोचने के लिए वो तैयार है या नहीं, उसी वक्त मालूम होगा 3 तारीख को। तो हम इतना ही कहेंगे।